जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रूट टू फिजिकल एजुकेशन के ज़बरदस्त एमसीक्यू चैलेंज सीरीज में। और आज है पार्ट 7 और हम सभी साथ में 1500 प्लस एमसीक्यूज को टारगेट करेंगे जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नेशनल लेवल हों या फिर चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, जैसे हमारे एचटेट, यूपीएलटी ग्रेड, राजस्थान के सभी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पंजाब पीटीआई, बिहार के लिए हो गया हमारा डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन बी एस, और यहाँ तक कि नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर रहेंगे। सीयूटी वालों के लिए भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और डीप तक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो जैसे कि ये लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, इसको हम डिस्कस करते हैं अब। चलिए, क्या पूछ रहा है? चक्रास इन योगा आर मेनली एसोसिएटेड विद विच सिस्टम ऑफ द बॉडी? योग में चक्र मुख्य रूप से शरीर की किस प्रणाली से जुड़े होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम? संचालन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर पाचन तंत्र? बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले है क्या चीज। अभी जो हमारे चक्रास हैं, ये चक्रास होते क्या है? चक्रास को हम बेसिकली सबटल एनर्जी सिस्टम्स बोलते हैं, एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, सबटल एनर्जी। अब हम इनको कहते हैं सबटल एनर्जी सेंटर्स। अभी हैं क्या? इन्हें कहते हैं जो हमारे बॉडी और माइंड के बैलेंस को कंट्रोल रखता है। किनको? बॉडी और माइंड के बैलेंस को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। वर्ड जैसे कि यहाँ पर आप समझो, चक्र। अब चक्र का मतलब होता क्या है? व्हील या फिर घूमता हुआ चक्र, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? चक्र बोलते हैं ना। अब इसकी लोकेशंस है, कुछ इनकी लोकेशंस डिसाइड करी हुई है। अब ये चक्र हमारे मेनली स्पाइनल कोड जो कि रीढ़ की हड्डी है, इसके अलोंग अलाइंड रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना यहाँ पर, तो इसके हमारे अलोंग अलाइंड रहते हैं, एक के एक ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक के ऊपर एक है। इसलिए इनको विजुअलाइज किया जाता है एज स्पिनिंग एनर्जी व्हील्स। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब हर चक्र का अपना एक फिजिकल फंक्शन, इमोशनल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल रोल होता है। अगर चक्र आपके बैलेंस्ड हैं तो इंसान मतलब हेल्दी, एनर्जेटिक और आपका फोकस रहता है। अगर ब्लॉक हो जाए या फिर इसमें कुछ भी इम्बैलेंस हो जाए तो आपको फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये हमारे चक्र होते हैं मेन। ठीक है, अब देखिए एक बार हम देखते हैं सभी चक्र। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं मूलाधार। सबसे पहला क्या है? मूलाधार। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट चक्र भी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। हिंदी में हम कहते हैं इसको मूलाधार, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रूट चक्र। अब एक चीज और, यहाँ पर हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर कि ये एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। अभी होते कैसे हैं? बेसिकली क्या होता है ना, जो एंडोक्राइन सिस्टम और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ ग्लैंड्स हैं, उनका भी सेम फंक्शन होता है इन्हीं चक्र से रिलेटेड। इनका और उनका क्या होता है? सेम फंक्शन होता है। अब जैसे यहाँ पर मूलाधार है, और कौन से ग्लैंड से ये रिलेटेड है? ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड, क्योंकि इसका और उसका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। अब इनको नोट करते चलिएगा जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला है मूलाधार जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, उसी के जैसा सेम है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वादिष्टान, जिसको कि हम सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक्रल, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सैक्रल बोन होती है ना, इस कारण से उसको सैक्रल चक्र बोला जाता है। ये हमारा कौन से ग्लैंड से रिलेटेड होता है? ये हमारे होते हैं गोनाड्स। गोनाड्स के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, एक होते हैं हमारे टेस्टिस और एक आते हैं हमारे ओवरीज। ठीक है, फिर आता है हमारा मणिपुर। इसको हम मणिपुर बोलते हैं, मणिपुरा नहीं बोलते हैं इसको, हिंदी में मणिपुरी बोलते हैं। और इंग्लिश में बोले तो सोलर प्लेक्सस चक्र। अब ये कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है हमारा? ये है हमारा
पैनक्रियास से रिलेटेड, पैनक्रियास। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास अनाहत। इसको क्या बोलेंगे? अनाहत, जो कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हार्ट चक्र। ये कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है हमारा? ये हमारा थाइमस ग्लैंड, थाइमस। देन नेक्स्ट आता है हमारा विशुद्ध। विशुद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? थ्रोट चक्र। और कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है हमारा ये? ये हमारा ये हमारा रहता है, दो ग्लैंड होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा थायराइड और एक होता है हमारा पैराथायराइड। दो ग्लैंड से हमारा रिलेटेड। देन नेक्स्ट आता है हमारा अजन, जिसको कि हम थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कहाँ पर होता है? फोरहेड के सेंटर में बोला जाता है ना, यहाँ पर हमारी थर्ड आई होती है, अजन। ये हमारे कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। देन द लास्ट वन इज सहस्रार। सहस्रार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राउन चक्र। और ये हमारा कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है? जो कि हमारा ब्रेन में होता है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारे कितने चक्र हुए? बेसिकली हमारे 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडीज के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अलग अलग लोकेशन पे हमारे लोकेटेड होते हैं, क्योंकि हमने एक तरीके से विजुअलाइज करे हुए हैं, जो हमारे माइंड और बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं। सबटल एनर्जी सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे चक्र। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है, टेरेस ट्रेनिंग इज समटाइम्स यूज्ड एज एन ऑल्टरनेट नेम ऑफ। टेरेस ट्रेनिंग को कभी कभी किस नाम से जाना जाता है? या फिर टेरेस ट्रेनिंग का जो हमारा टेरेस ट्रेनिंग है, इस नाम से किस ट्रेनिंग को बार बार बोला जाता है? ये काफ़ी रेयर यूज होता है टेरेस ट्रेनिंग, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से घुमा के पूछ सकता है और काफ़ी बच्चे यहाँ पर घूम जाएंगे, वो पता है गलत करेंगे, देख लेंगे सेम टू सेम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, दैट इज इंटरवल ट्रेनिंग। आधों ने तो मेरे लग रहा है हिल ट्रेनिंग लगा दिया होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है आंसर हमारा? इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग का दूसरा नाम हमारा क्या है? टेरेस ट्रेनिंग। अब ये हमारा कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? ये ज़्यादातर बहुत काफ़ी बार पूछता है। कौन से प्रिंसिपल पर? एफर्ट एंड रिकवरी। एफर्ट एंड रिकवरी के प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर ये हमारा काम करता है, वर्क करता है। अब देखो इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है हमारा? वर्क और रेस्ट के बीच में इंटरवल देना। अब इसमें हमारा एथलीट जो होता है वो हमारा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करता है, जैसे स्प्रिंट हो गई, कोई फास्ट रनिंग हो गई, और फिर उसके बाद क्या करता है? थोड़ा सा रेस्ट या फिर स्लो जॉग करता है, फिर दोबारा वही साइकिल को वो रिपीट करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लो, जैसे आप अब एग्जाम्पल लो, यहाँ पर पहले 200 मीटर का रन उसने स्प्रिंट करा, फिर 1 मिनट उसने वॉक किया, फिर उसके बाद क्या होता है? वापस से उसने 200 मीटर की स्प्रिंट लगाई। ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? ये हमारा इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर आता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये मेथड बेसिकली हमारे जो एथलीट की स्पीड, एंड्योरेंस और रिकवरी कैपेसिटी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसके अंदर पूछते हैं, कौन सा रेस्ट देते हैं इसके अंदर? इनकम्प्लीट रेस्ट दिया जाता है, इनकम्प्लीट, पूरे तरीके से आराम नहीं दिया जाता। देन नेक्स्ट आता है हमारा फार्टलेग ट्रेनिंग। अब फार्टलेग हमारा एक स्वीडिश वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? स्पीड प्ले। ये पेपर में पूछता है, स्पीड प्ले ऑल्सो नोन एज फार्टलेग ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करता है हमारा एथलीट? कंटिन्यूसली रन करता है, लेकिन अपनी मर्जी से, कभी स्पीड को फास्ट करता है और कभी स्लो। अब एग्जांपल लो, अगर आप पार्क में रनिंग कर रहे हो, है ना, पार्क में रनिंग कर रहे हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई वो मेरे सामने एक पेड़ है और पेड़ तक मैं स्प्रिंट मारूंगा। ठीक है, फिर थोड़ी सी देर अ, इधर तक, मान लो एक पत्थर तक, फिर मैं स्लो जॉगिंग करूंगा या फिर वॉक करूंगा। फिर उसके बेसिकली जॉगिंग ही करना होता है, वॉक नहीं करते हैं, हम स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, फिर वापस से पत्थर से हम स्प्रिंट मारेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है फास्ट स्लो, फास्ट स्लो। वेरी स्पीड को क्या करते हैं हम? वेराइज स्पीड,
स्पीड चेंज होती रहती है हमारी कंटिन्यूस। ठीक है, ये हमारा क्या है, फार्टलेक ट्रेनिंग। ठीक है, देन आता है हमारा सर्किट ट्रेनिंग। अब सर्किट ट्रेनिंग क्या है, ये बेसिकली हमारा एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हमारे डिफरेंट एक्सरसाइज स्टेशंस होते हैं। डिफरेंट एक्सरसाइज क्या होते हैं, स्टेशंस होते हैं, बनाए जाते हैं। अब एथलीट एक एक्सरसाइज कंप्लीट करके तुरंत नेक्स्ट स्टेशन पर चला जाता है बिना ज़्यादा रेस्ट दिए। अब जैसे मान लो कैसे, हमारा पहला स्टेशन है जिसमें वो पुशअप्स कर रहा है। ठीक है, फिर हमने दूसरा स्टेशन ले लिया, दूसरे स्टेशन में उसको क्या दे दिया हमने, स्पोर्ट्स। फिर तीसरा स्टेशन हो गया, उसमें हमने दे दिया उसको सिटअप्स। एंड फोर्थ वन, चौथे में हमने दे दिया उसको शटल। अब इसमें अगर देखो आप, इस मेथड में उसकी सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, स्ट्रेंथ हो रही है, यहाँ भी स्ट्रेंथ हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसकी अपर बॉडी की हो रही है, यहाँ पर उसकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ हो रही है, यहाँ पर उसका कोर डेवलप हो रहा है, यहाँ पर उसकी एजिलिटी डेवलप हो रही है ना। समझ गए, तो हमारी सब डेवलप हो जाती है, ओवरऑल फिटनेस इसके अंदर डेवलप होती है, क्योंकि हर स्टेशन पे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट या फिर स्किल वर्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन रिले रेसेस द टर्म बैटन इज यूज्ड टू डिनोट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। रिले रेस में बैटन शब्द निम्नलिखित में से किस पहलू को दर्शाता है। दौड़ के प्रत्येक चरण की निश्चित दूरी, धावकों के बीच दिया जाने वाला खोखला डंडा, निर्धारित एक्सचेंज जोन, फिर झुकी हुई स्थिति से शुरुआत करने की तकनीक। बताइए क्या होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज अ होलो ट्यूब पास्ड बिटवीन रनर्स। अब बेसिकली क्या होता है, जब ट्रैक एंड फील्ड के अंदर जो रिले रेसेस होती है, रिले रेसेस में जो हमारा प्लेयर नेक्स्ट प्लेयर को पास करता है उसको क्या बोला जाता है, बैटन, जो कि क्या होती है, एक होलो ट्यूब होती है पास्ट बिटवीन रनर्स। होलो ट्यूब मतलब खोखला डंडा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है खोखला डंडा। अब रिले रेसेस में जो स्टिक, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक स्टिक एक रनर से दूसरे रनर को पास की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बैटन। ठीक है, ये हमारी कैसी होती है, होलो क्या होती है, मेटेलिक ट्यूब होती है। होलो मेटेलिक ट्यूब होती है, मतलब अंदर से पूरी खोखली और लाइट वेट होती है। अब इसकी डायमेंशन आ जाती है पेपर में, एक बार ये नोट कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्या डायमेंशन। इसकी लेंथ कितनी होती है, की लेंथ होती है हमारी 28 to 30 सेंटीमीटर। देन पूछ लेता है डायमीटर, डायमीटर कितनी होती है 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 38 मिलीमीटर। देन वेट, तो जो वेट है मिनिमम 50 ग्राम का होना चाहिए, कम से कम 50 ग्राम, उससे हल्का नहीं हो सकता। और एक चीज़ आती है, पैटर्न का जो कलर है वो ब्राइट होना चाहिए, ताकि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं और एथलीट्स उनको वो क्लियर दिख सके। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बाइसेप्स फेमोरिस इज द प्राइम मूवर ऑफ नी फ्लेक्सिंग, डोर्सी फ्लेक्सिंग, एल्बो फ्लेक्सिंग, या फिर शोल्डर फ्लेक्सिंग। बाइसेप्स फेमोरिस जो कि हमारी एक मसल है, वो कौन से मूवमेंट में, इन चारों में से, ये जो हमारे चार मूवमेंट होते हैं, इन चारों मूवमेंट में से किसकी प्राइम मूवर है, प्रमुख गतिशीलक है। बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज नी फ्लेक्सिंग। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है, देख रहे होंगे, ये क्या है, ये नी फ्लेक्सिंग हो रही है। जब इनके बीच में एंगल कम हो रहा है, नी जॉइंट के बीच में जब हमारा एंगल कम होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। और जब बाहर की तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। अब पूछ रहा है प्राइम मूवर, नी फ्लेक्शन के टाइम पे हमारा बाइसेप्स फेमोरिस जो कि यहाँ पर होती है, अगर एक्सटेंशन का पूछ लेता तो हमारी क्वाड्रिसेप्स की मसल आ जाती। ठीक है, अब एक हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी हैमस्ट्रिंग्स के अंदर
जो कि हमारी बैक थाई मसल है। कौन कौन सी मसल आती है इसके अंदर? इसके अंदर हमारी 3 मसल्स आती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी बाइसेप्स फेमोरिस, जो कि हमने अभी देखा। देन फिर आती है हमारी एक सेमी टेंडिनोसस। देन द लास्ट वन इज सेमी मेम्ब्रेनोसस। सेमी मेम्ब्रेनोसस, ठीक है। और यहीं पे हमें जो आगे वाली है हमारी, जो ये, इन्हें बोला जाता है क्वाड्रिसेप्स, जिसमें कि हमारी 4 मसल्स होती हैं। कोड, कोड मतलब क्या होता है? 4। कौन कौन सी? एक है हमारी रेक्टस फेमोरिस। देन आता है हमारे पास वास्टस, and one is lateralism, then medialis, the last one is intermedius। ठीक है। यहाँ पे मेन जो मसल है आपको याद रखनी है बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है। दो हमारी सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। क्वाड्रिसेप्स में हमारी क्या याद रखना है हमको? रेक्टस फेमोरिस, देन वास्टस है। वास्टस के 3 पार्ट हो जाते हैं, लेटरलिस जो कि बाहर का होता है, मीडियल बीच का, और इंटर जो इन दोनों के बीच। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, हाउ मैनी इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन सीनियर फिटनेस टेस्ट। सीनियर फिटनेस टेस्ट में कुल कितने व्यक्तिगत परीक्षण शामिल होते हैं? 4, 6, 7, 8। ऐसे जिन्होंने हिंदी में पढ़ लिया होगा वहां पर उनको ये भी पता लग गया होगा कि वो सीनियर फिटनेस टेस्ट कौन सा है। अगर अब उनको ये पता है कि उस टेस्ट में कितने आइटम्स हैं, तो भी आप पता लगा सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, दैट इज 6। अब देखिए, जो सीनियर फिटनेस टेस्ट होता है उसका नाम क्या है हमारा? वो है हमारा डिकली एंड जोन्स टेस्ट। डिकली एंड जोन्स टेस्ट। अभी किन के लिए होता है? जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए सीनियर सिटीजन्स की एज कितनी होती है। जो हमारे अबव 60 होते हैं उन्हें हम सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। अब इनके अंदर हमारे 6 टेस्ट आइटम्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जल्दी से लिखिए। सबसे पहले हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट। देन नेक्स्ट आता है हमारा आर्म कर्ल टेस्ट। नेक्स्ट चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। फोर्थ वन इज बैक स्ट्रेच टेस्ट। देन 8 पुट अप एंड गो टेस्ट। द लास्ट वन इज 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो कि ज़्यादातर सभी ने सुना भी होगा। 6 मिनट वॉक। ये हमारे 6 टेस्ट आइटम्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए होते हैं। इसका नाम क्या है? रेकली एंड जोन्स टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है? ये हमारी क्या मेजर करता है? हमारी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अब पढ़ने से भी, इसको देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। चेयर से खड़े हो गए तो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो थोड़ा सा उनको लिए लोड आएगा, तो इसलिए उनकी क्या मेजर करेगा? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। देन आर्म कर्ल टेस्ट, ये क्या है? मेजर करेगा हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ। देन चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ये क्या करता है? हमारी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। हमारी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। देन आता है बैक स्ट्रेच टेस्ट।
ये क्या करता है हमारी, ये हमारी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है। देन 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, जो कि हमारी एजिलिटी और ले तो आप डायनामिक बैलेंस को मेजर करता है, डायनामिक बैलेंस। ठीक है। देन लास्ट वन इज 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो कि सिंपल है, आपके एरोबिक एंडोरेंस को मेजर करेगा। ठीक है, ये हमारे 6 टेस्ट आइटम्स हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स इज ऑल्सो नोन एज द बर्गर सिस्टम। बर्गर सिस्टम, कौन से और टूर्नामेंट को इस नाम से भी जाना जाता है? नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या फिर चैलेंज टूर्नामेंट? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को और किस नाम से जानते हैं? बर्गर सिस्टम। और एक और नाम से जानते हैं, जो कि है राउंड रोबिन टूर्नामेंट। राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन एंशियंट ग्रीस व्हाट वाज द पैलेस्ट्रा। प्राचीन यूनान में पैलेस्ट्रा क्या था? अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉड ऑफ एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के देवता को समर्पित मंदिर। नेक्स्ट, अ रेसलिंग स्कूल और ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर कॉम्बैट स्पोर्ट्स, कुश्ती और युद्धक खेलों के लिए प्रशिक्षण स्थल। अ स्टेडियम फॉर चैरियट एंड हॉर्स रेसिंग, रथ और घुड़दौड़ के लिए स्टेडियम। या फिर अ मार्केट प्लेस वेयर एथलेटिक इक्विपमेंट वाज सोल्ड, जहां खेल उपकरण बेचे जाते थे। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज अ रेसलिंग स्कूल और ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर कॉम्बैट स्पोर्ट्स। एक ऐसा स्कूल या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पर कॉम्बैट स्पोर्ट या फिर रेसलिंग खेली जाती थी, जैसे कि बॉक्सिंग भी वहाँ पर परफॉर्म करी जाती थी, रेसलिंग भी वहाँ पर परफॉर्म करी जाती थी। ठीक है, क्या था वो? पैलेस्ट्रा, एंशियंट ग्रीस के अंदर। बेसिकली ये हमारे जो अर्ली एथेनियन पीरियड था, अर्ली एथेनियन पीरियड, उसके अंदर ये होता था। और भी कुछ हमारी टर्म्स थी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पेलेस्टर था क्या? देखिए, वहाँ पे क्या होता था अर्ली एथेनियन पीरियड में, बच्चे जैसे ही 7 साल के हो जाते थे, वहाँ पर जो बॉयज थे उनको पेलेस्ट्रा के अंदर डाल दिया जाता था। वहाँ पर उनको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भेज दिया जाता, हर फैमिली से यहाँ पर चले जाते थे, उस देश के या फिर उस जगह के जो भी बच्चे थे। तो और फिर वहाँ पर उनको बॉक्सिंग, रेसलिंग और जिम्नास्टिक्स, इनकी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, एक पेपर में काफ़ी बार पूछता है, डिडास्केलियम क्या है? जैसे हमारा पैलेस था, इसी तरीके से एक डिडास्केलियम था, जो कि एक म्यूजिक स्कूल, म्यूजिक स्कूल था। देन एक और पूछता है, पेडो ट्राइब, पेडो ट्राइब क्या होता है? उस टाइम पे पेडो ट्राइब क्या थे? जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर होते थे, उनको पेडो ट्राइब बोला जाता था। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, हु इज द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन है? हिमा दास, अभिनव बिंद्रा, सौरभ चौधरी या फिर अनीश अनवाला? बताइए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, दैट इज सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी हमारे सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इनका इवेंट क्या है? इनका गेम क्या है? शूटिंग। और इवेंट क्या है इनका? मैन 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, इन्होंने जीता कब था? इन्होंने जीता था 2018 के एशियन गेम्स। ठीक है, और कौन सी उम्र में जीता था अगर ये पूछ ले तो? 16 साल की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था भारत के लिए। कहाँ पे? 2018 के एशियन गेम्स। चलिए आगे। नेक्स्ट है, विच स्टाइल इज नॉट यूज्ड इन लॉन्ग जंप? हिच किक, हैंग, सेल और सीजर। लंबी कूद में कौन सी शैली का उपयोग नहीं किया जाता है? हिच किक, हैंग, सेल या फिर सीजर? तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज सीजर। सीजर इनमें से मतलब लॉन्ग जंप की टेक्निक नहीं है।
सीजर किसकी है? ये हमारी हाई जंप की टेक्निक है। कौन कौन सी हमारी हाई जंप के लिए? एक सीजर होती है, फिर एक हमारी स्ट्रेडल स्ट्रेडल टेक्निक होती है, फिर एक है द मोस्ट फेमस इन रिसेंट एरा, दैट इज हमारी फोसबेरी फ्लो। ये हमारी हाई जंप की टेक्निक्स, हाई जंप। तो ये हमारी तीनों किसकी टेक्निक्स हैं? लॉन्ग जंप की टेक्निक्स। अब एक बार हम देख लेते हैं इन टेक्निक्स को। ये देखिए, अभी आप देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारी कौन सी है? यहाँ पर ये हमारी it, ओके। सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहली टेक्निक, इसका नाम क्या है? हिच किक। ठीक है, देख रहे हैं आप, जैसे कि एक तरीके से किक मारते हुए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज हैंग, एंड द लास्ट वन इज सेल टेक्निक। ओके, क्लियर है? ये हमारी तीन टेक्निक्स होती हैं लॉन्ग जंप की। अब देखिए, हमारे पेपर में ज़्यादातर मेजरमेंट पूछते हैं गेम से, तो मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। जो जो हमारे पास गेम आएंगे हम उनकी मेजरमेंट देखेंगे। अब देखिए, ये क्या हमारा लॉन्ग जंप का रनवे कितना होता है? 40 मीटर से 45 मीटर। विड्थ कितनी होती है हमारी रनवे की? वो होती है हमारी 1.22 मीटर, जो कि हमारी यूजुअली जो हमारा एक लेन होता है उसकी विड्थ भी होती है। फिर आता है हमारा एक टेक ऑफ बोर्ड, जो कि हमारे पिच से कितना पहले होता है? 1 से 3 मीटर, यूजुअली हमारा 1 से 1.5 मीटर पहले होता है। फिर टेक ऑफ बोर्ड, इसकी लेंथ कितनी है? 1.22 मीटर, जो कि इस तरीके से हम लेंगे, 1.22 मीटर इसकी लंबा होता है। और 0.20 मीटर, या फिर हम बोले तो 20 सेंटीमीटर की हमारा क्या होता है? वाइड होता है। एक चीज़ और पूछता है, इसकी डेप्थ, की डेप्थ कितनी होती है? वो होती है हमारी 10 सेंटीमीटर, इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, इन केस ऑफ अ स्प्रेन्ड एंकल व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रिंसिपल टू रिड्यूस स्वेलिंग पेन? किसी एंकल स्प्रेन या फिर टकने की मोच के केस में सूजन और दर्द कम करने के लिए सबसे उपयुक्त प्राथमिक उपचार क्या है? अप्लाइंग कंटिन्यूस हीट इमीडिएटली, गर्म पट्टी तुरंत लगाना, कीपिंग द लिम्ब बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट, टांग को दिल के नीचे रखना, बिलो फॉलोइंग द राइस प्रिंसिपल का पालन करना, या फिर लास्ट वन इज मसाजिंग द एंकल स्ट्रोंगली टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, टकने की जोर से मालिश करना ताकि खून का बहाव बढ़े। बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिर सबसे पहले या फिर जो मेन फर्स्ट एड प्रिंसिपल है, इसको हम यूज करेंगे स्वेलिंग और पेन को कम करने के लिए। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज फॉलोइंग द राइस प्रिंसिपल। अब देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज के सबसे कॉमन में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारी स्वेलिंग और पेन। अब इसके लिए एक बेसिक फर्स्ट एड मेथड यूज होता है, जिसका नाम है हमारा राइस। क्या है उसका नाम? राइस। अब मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगा, एक और आप जोड़ लीजिएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? प्राइस। पी से बस एक हमारा एक और जुड़ जाता है, जो कि जरूरी होता है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर ये प्राइमरी थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटेक्शन। अब देखिए, सबसे पहले हमारे इंजर्ड एरिया को हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि और डैमेज हमारा ना हो। अब एग्जाम्पल हो, जैसे एंकल आपका ट्विस्ट हो गया है, तो तुरंत खेलना बंद करो और उसको सपोर्ट देकर अपने रेस्ट पोजिशन में उसको ले आओ। फिर आता है हमारा रेस्ट। देखिए, रेस्ट क्या है? हमारा इंजर्ड पार्ट को रेस्ट देना ज़रूरी है, ताकि हमारे हीलिंग स्टार्ट हो सके। एग्जांपल, अब आप नी का ले लो, अगर आपकी नी इंजरी है तो उस पर वेट मत डालो, थोड़ा उसको रेस्ट दो। फिर आता है हमारा आई से, आइस। आइस आइस लगाते हैं ना, हम बर्फ़ लगाते हैं। आइस लगाने से हमारे होता क्या है? स्वेलिंग और पेन हमारी क्या होती है? कम हो जाती है। क्यों? हमारे वहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड वेसल में क्या हो जाता है हमारे? वैसो का मतलब क्या होता है? हमारी जो नसें होती हैं
हमारी बीडी बीडी हो जाती है, नैरो हो जाती है। ठीक है, इससे फिर वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वहाँ पर रिकवरी और स्वेलिंग और पेन हमारी कम हो जाती है और रिकवरी बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 10 से 15 मिनट के लिए आइस पैक लगाना चाहिए, बट डायरेक्टली स्किन पर नहीं, एक क्लॉथ के थ्रू लगाना चाहिए हमें या फिर एक कवरिंग दे के। ठीक है, फिर आता है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, इलास्टिक बैंडेज से अपने कंप्रेशन दे दो ताकि हमारी स्वेलिंग कंट्रोल में रहे। अब जैसे एग्जांपल आप क्रैप बैंडेज ले सकते हो। हम कई बार क्या करते हैं, क्रैप बैंडेज एंकल पर रैप कर लो, लेकिन इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाए, वहाँ खून ही चलना बंद हो जाए, बिल्कुल ही बंद हो जाए, तो वो ठीक करने के बजाय और ख़राब कर लोगे उसको। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में उसको बांधना चाहिए, कंप्रेस करके रखना चाहिए। देन आता है हमारा लास्ट, दैट इज एलिवेशन। एलिवेशन में क्या होता है, जो इंजर्ड पार्ट है उसको हम हार्ट लेवल, जो हमारा हार्ट है, एक बार आप सीधे लेटो तो जो हार्ट है, हार्ट के लेवल से ऊपर रखना चाहिए ताकि जो हमारा फ्लूइड है वो नीचे ना जाए और स्वेलिंग हमारी कम हो। अब एग्जांपल आपका फुट इंजर्ड है तो उसको मतलब उसके नीचे आप क्या तकिया रख लो, अपना पिलो रख लो और उसको लिफ्ट करके रखो और रेस्ट करो। ठीक है, उससे क्या होता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पर जाता नहीं है। ओके, तो ये समझ आ गया होगा आपको प्राइस मेथड, राइस मेथड जो था उसको प्राइस मेथड में मैंने आपको बता दिया। चलिए, नेक्स्ट है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज हेल्ड इन विच ईयर एंड सिटी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दैट इज आईओसी की पहली बैठक किस वर्ष और किस शहर में आयोजित हुई थी? 1894 पेरिस, 1896 एथेंस, 1894 लोसाने या फिर 1894 एथेंस। So the correct answer will be A, that is 1894 पेरिस। यहाँ पर हमारी आईओसी की सबसे पहली मीटिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी, पेरिस के अंदर। ठीक है, समझ आ गया। पेरिस में भी अब देखो इसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी आईओसी का फाउंडेशन बेसिकली हमारे पियरे डी कुबर्टिन, कौन थे, पियरे डी कुबर्टिन, इनके एफर्ट से हुआ था, जो कि हमारे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहलाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कौन, पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, कुबर्टिन। हाँ, तो ये के लिए इनके एफर्ट से क्या हुआ, जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहलाते हैं। अब कुबर्टिन का एम था हमारे जो एंशियंट ग्रीक ओलंपिक्स को मॉडर्न फॉर्म में दोबारा रिवाइव करना, जो हमारे एंशियंट ओलंपिक्स खत्म हो गए थे, बंद हो गए थे, उनको वापस से रिवाइव करना। तो ये उनका मेन एम था। तो हमारी सबसे पहली मीटिंग कहाँ पे हुई, जैसे कि 1894 पेरिस के अंदर। और इसी को, ये जो हमारी मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, एक और नाम से जाना जाता है, अगर आपके पेपर में आ जाए, फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस। सेम ही चीज होगी आपकी, जो कि कब हुई थी, 1894 के अंदर। और कहाँ पे हुई थी, पेरिस में। और अगर पेरिस में भी कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी हमारी सोरबोन यूनिवर्सिटी, सोरबोन यूनिवर्सिटी जो कि हमारी पेरिस में। ठीक है, हुई कब से कब तक थी ये, हम सभी को पता है कि हमारा जो आईओसीएस का कब हुआ था, 23 जून 1896। ठीक है, अब ये जो मीटिंग थी, ये हमारी कब से कब तक हुई थी, ये हुई थी हमारी 16 जून से 24 जून तक की हमारी मीटिंग कंडक्ट हुई थी। इसी मीटिंग में हमारा जो आईओसी था ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड हो गया था, इसका हमारा संगठन हो गया था। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे, ये देखिए इसके आउटकम्स क्या थे हमारे, जो पहले आईओसी का सेशन हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईओसी, द आईओसी वाज ऑफिशियली फाउंडेड या फिर इस्टेब्लिश्ड। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये हमारी मतलब तैयार हो गई थी, या फिर इसका निर्माण हो गया था, इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। फिर आता है हमारा
फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड। इसी टाइम पे हमारे जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये भी पूछता है आईओसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे हमारे डेमेट्रियस बेकेलस, जो कि कहाँ से थे, ग्रीस से। वो चूजन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, पेरेडी कुबर्टिन, नहीं। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डेमेट्रियस बेकेलस। कब से कब तक थे, 1894 से 1896 तक। फिर उसके बाद हमारे जो थे वो थे पेरेडी कुबर्टिन। कब से कब तक थे, 1896 से 1925। फिर हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वो थे पियरे कुबर्टे। एक और क्या डिसीजन ले लिया गया था इसी मीटिंग में, जो हमारे पहले मॉडर्न मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पर होने हैं, एथेंस के अंदर, और कब होने हैं, 1896 के अंदर हमारे, जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट हुए थे फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। चलिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य शारीरिक विकृतियां हैं। जेनुवेल्गम, स्वेबैक, पेस्केविस, रिकेट्स, एनीमिया, स्वेबैक, जेनुवेल्गम, रिकेट्स, एनीमिया, एंड द लास्ट वन इज एनीमिया, पेस्केविस, स्वेबैक। बताइए कौन सी हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज जेनुवेल्गम, स्वेबैक और पेस्केविस, जो कि हमारी, ये हमारी नी की है, ये हमारी वर्टिब्रा की है, ये हमारी फुट की। एक बार इनको हम सभी को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हमारी जो वर्टिब्रा की, जो हमारी स्पाइन की होती है, क्या है, काइफोसिस। अब देखिए काइफोसिस में क्या होता है हमारा, इसके अंदर, ये आप देख रहे होंगे, ये एक्सेसिव, ये नोट कर लीजिएगा पेपर में, इसी यही टर्म से पूछेगा, यही टर्म आपकी सेम टू सेम पेपर में आ जाएगी, तो मैं वही आपको लिखवा रहा हूँ। इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, एक्सेसिव बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ थोरेसिक स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन का हो जाता है एक्सेसिव बैकवर्ड कर्वेचर, जिससे हमारा हंचबैक अपीयरेंस हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हंचबैक भी बोला जाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट दैट इज लोडोसिस। अब इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ, के अंदर हमारा क्या हो जाता है, एक्सेसिव फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ लंबर स्पाइन। जैसे कि हमारे यहाँ पर लंबर होती है, ये क्या हो जाता है, इसका कर्व हो जाता है एक्सेसिव, कहाँ पर, फॉरवर्ड की तरफ। इसके अंदर बैकवर्ड था हमारा कौन सी, क्योंकि यहाँ पर हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर लास्ट, और इसको दो नाम से और जाना जाता है, कौन कौन से, एक है हमारा स्वेबैक, जैसे कि वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी था, और एक और है जो कि होलोबैक। ठीक है, इन दो नाम से इसको जाना जाता है, लोडोसिस के ये और नाम है। फिर है लास्ट हमारा पोलोसिस। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे ऐसे, इसी में कर्वेचर बन जाता है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, लेटरल कर्वेचर, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, जिसमें कि जिसकी वजह से हमारे एस या फिर सी शेप बन जाता है। ठीक है, ये हमारा स्पोलियोसिस के अंदर होता है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे दो, जो कि नोकनी और बोलेक्स। इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, मतलब इसको आराम से लिखिए, मैं अच्छे से नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हर पेपर में ऑलमोस्ट एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हर एक पेपर में, एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो समझिए इस स्लाइड से आपके, जो मैं आपके अभी ये 5 मिनट ले रहा हूँ, 2 मिनट 5 मिनट जितने भी, तो यहाँ से आपके 2 से 4 नंबर कन्फर्म हो रहे हैं हर पेपर के लिए। ठीक है, देन हमारे आते हैं नोकनी और बोलेक्स। अब नोकनी में क्या होता है, जिसको कि हम जेनु वेलगम भी बोलते हैं, जेनु वेलगम। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ये जो दोनों नीज है, आप देख रहे होंगे, हमारे जो दोनों नीज है, ये अंदर की तरफ बैंड होते हैं और टच भी करने लग जाते हैं, ये अंदर की तरफ होते हैं और
टच भी करते हैं, आपने देखे कि मतलब देखे भी होंगे आपने इधर उधर यूजुअली। फिर हमारा बोलेक्स, जिसको कि हम जेनुवेरम भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी नीज बाहर की तरफ बेंड होती हैं और गैप क्रिएट कर देती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी नी की जो थी। फिर आती है हमारी लास्ट, जो कि है जिसके अंदर क्या है, ये हमारा आप देख रहे हैं नॉर्मल फुट है, जो कि हमारा आर्च बनता है, आर्क बनता है ना। फिर एक है हमारा फ्लैट फुट, जो कि हमारी एक डिफॉर्मिटी है फुट की, जिसको कि हम लो आर्क या फिर लो आर्च या फिर पेस प्लेनस, पेस प्लेनस, जो कि काफ़ी पूछते हैं पेपर में। अगर ये आ जाए तो आप क्या टिक लगा के आएंगे, फ्लैट फुट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क होता है उसका कोलैप्स हो जाता है, जिससे हमारा फुट कंप्लीटली फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क क्या हो जाता है इसमें, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, देन इसी का ऑपोजिट यहाँ पर होलो फुट, जिसमें कि हाई आर्च बनता है, जिसको कि हम पेस केवस के नाम से जानते हैं, पेस केवस। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव रेज्ड मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क ऑफ फुट, जिससे हमारा जो प्रेशर है हमारे टोज और हील्स पर आ जाता है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक्सेसिव रेज हो जाता है, उठ जाता है हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क। ठीक है, समझ आ गया होगा, मैंने आपको ये तीनों चीज समझा दी, हमारी वर्टिब्रा की पोस्चुलर डिफॉर्मिटी, आपकी नीज की और आपकी फुट की। यही पेपर में आपके पूछता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर विद्यालय प्रतियोगिता है, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, इंटर क्लास या फिर हाउस। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन। अब आपको ये पता होना चाहिए इंटर और एक टर्म आती है हमारी इंट्रा, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये आपके बेसिकली किसी भी एग्जाम का पेपर वन भी होता है, सीडी भी होता है, तो वहाँ वहाँ के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए। इंटर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है इंटर स्कूल। अब इंटर स्कूल का मतलब है दो स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन, हमारे दो स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल होता है हमारा इंटर कम्युनिकेशन होता है, कॉमनली इसे समझाया जाता है। एक होता है हमारा इंटर कम्युनिकेशन, इस चीज़ को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर आप कॉन्सेप्ट को भी समझ। फिर आता है एक हमारा इंटर कम्युनिकेशन। इंटर कम्युनिकेशन का मतलब है आप किसी और से बात कर रहे हो, सिंपल सी है, मैं आपके आपसे बात कर रहा हूँ, आमने सामने हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा इंटर कम्युनिकेशन। देन आता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद से बात करना, किसी से नहीं, बस हम खुद से बात कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है इंटर इंट्रा कम्युनिकेशन। ठीक है, एक दूसरे मतलब उसमें किसी बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी सेकंड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, किसमें, इंट्रा में। लेकिन इंटर में हो जाता है किसी दूसरे के साथ। तो यहाँ पर क्या है, इंटर है मतलब किसी स्कूल का किसी दूसरे स्कूल से क्या है, कंपटीशन है। तो बताइए क्या होगा, इंटरम्यूरल या एक्सट्राम्यूरल। एक्सट्राम्यूरल होगा। एक्सट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है, हमारे आउटसाइड द वॉल्स, जो हमारी दीवार है, जो हमारे स्कूल्स की दीवार है, उसके बाहर हम खेलेंगे क्यों, क्योंकि हम दूसरे स्कूल से कंपटीशन करने जा रहे हैं, या फिर जो दूसरा स्कूल आ रहा है अपनी दीवार से बाहर निकल के खेलने, तो उसको हम एक्स्ट्राम्यूरल बोलते हैं। और इंटरम्यूरल क्या होता है, इनसाइड द वॉल्स, जो कि आपका स्कूल है, बस वहीं के बच्चे कंपटीशन लड़ेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, तो इंट्रा का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। इंट्रा का मतलब होता है आपका विद इन द वॉल्स, यहाँ पर इंट्राम्यूरल से क्या होता है, मतलब विद इन द वॉल्स, तो इनसाइड को काट लीजिएगा, विद इन लिख लीजिएगा, आपको इनसाइड लिखवा दिया, फ्लो फ्लो में होंगे। हाँ, तो मतलब
जो कंपटीशन आपके एक ही स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर कंडक्ट होता है। अब जैसे एग्जांपल लो, यहाँ पर आपके एक स्कूल के अंदर 4 हाउसेज होते हैं, तो उनके बीच में आपका फुटबॉल मैच करवा दिया, वो आपका इंट्राम्यूरल हो गया। देन एक्स्ट्राम्यूरल जो कि आपका आउटसाइड द बॉल्स करवाया जाता है, मतलब जो कंपटीशन एक स्कूल या फिर कॉलेज की टीम दूसरे कॉलेज या स्कूल की टीम के बीच से कॉम्पीट करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन। मान लो कोई भी स्कूल दूसरे स्कूल से आपका मैच खेल रहा है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है एन इंजरी टू अ टेंडन और मसल इज कॉल्ड। टेंडन या मांसपेशी में होने वाली चोट को क्या कहा जाता है, स्प्रेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन। तो द करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रेन। अब देखिए जिनको पता है ठीक है, अब जिनको नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं, तो एक बार समझ लीजिए, हाँ मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ये आपको पता भी होना चाहिए, आपके हार्ट सिस्टम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सबका इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए जो हमारा स्प्रेन होता है, स्प्रेन हमारा लिगामेंट की इंजरी होती है। अब ये हमारा लिगामेंट क्या होता है, हमारा लिगामेंट क्या होता है, ये हमारे बोन को बोन से कनेक्ट करके रखता है, बोन को बोन से कनेक्ट करके रखता है, समझ आ गया। लिगामेंट क्या होता है, हमारा बोन को बोन से कनेक्ट करके रखता है, और उसकी अगर इंजरी हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्प्रेन, ठीक है। देन आता है हमारा ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, हमारी कोई इंजरी मसल में या फिर टेंडन में हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अभी टेंडन क्या होता है, टेंडन हमारा बोन को मसल से जोड़ के रखता है, या फिर जो हमारी मसल है उसको बोन से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये हमारा टेंडन होता है, समझ आया। टेंडन क्या है हमारे यहाँ, जो बोन को मसल से जोड़ के रखता है। अगर इनके बीच इंजरी हो जाए, बोन और मसल के बीच में या फिर मसल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन, जो कि आप याद रख सकते हैं, स्ट्रेन में टी आर है, यहाँ पर आपका टी आर है। ज़्यादातर पेपर में आपके टेंडन से ही पूछेगा, ठीक है, समझ आ गया। मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, स्प्रेन आपका एक बेसिकली एक लिगामेंट की इंजरी होती है। अब एग्जांपल लो, जैसे एंकल ट्विस्ट होने पर आपकी जो लिगामेंट स्ट्रेच या फिर टियर हो जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंकल स्प्रेन। फिर आता है हमारा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन मतलब अब जो हमारे मसल या टेंडन की इंजरी है, और इसमें स्प्रिंट करते टाइम आपकी हैमस्ट्रिंग मसल में सडन पुल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, ठीक है। फिर आता है हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर का मतलब होता है बोन का टूटना, बोन जो हमारी टूट जाती है, बोन का टूटना। फिर आता है हमारा लास्ट वन इज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब होता है जो हमारी बोन है वो अपनी नॉर्मल जॉइंट पोजीशन से बाहर की तरफ निकल जाती है, फिर स्लिप आउट हो जाती है, ये हमारा डिसलोकेशन है, ठीक है। समझ आ गया होगा ये आपको। सो द लास्ट वन इज द गैस्ट्रोनीमियस मसल कम्स अंडर दिस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। जो हमारी गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी है वो निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक वर्गीकरण में से किस में आती है, सर्कुलर, बाइपेनेट, यूनिपेनेट या फिर फ्यूजिफॉर्म। तो इसका आंसर सभी कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, मसल्स के, जो कि यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेट नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, इन सभी के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सिलेक्टेड एमसीक्यूज। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर कोई सवाल टफ लगा या कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, लिख देना। तो पढ़ेंगे, समझेंगे और मिल के क्रैक करेंगे एग्जाम को। मिलते हैं अगले एमसीक्यू चैलेंज में, तब तक के लिए जय हिंद, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।